हेलो स्टूडेंट्स, क्लास +2 यूनिट नंबर 4 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम इस वीडियो के अंदर सारे टॉपिक्स को डिटेल में कवर करेंगे और ये बहुत ही प्रॉपर नोट्स बने हुए हैं। इन नोट्स से वो आप एज़ इट इज़ कॉपी करने के बाद बहुत ही अच्छी आप कह सकते हो अंडरस्टैंडिंग कर पाओगे टॉपिक्स की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो इस यूनिट का नाम है। तो फर्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं। द फिनोमिना ऑफ इंड्यूसिंग ईएमएफ इन अ कॉइल बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंडक्शन होता है किसी चीज़ को इंड्यूस करना, किसी चीज़ को पैदा करना, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है क्या? अगर हम मैग्नेट को, ठीक है, या इस डायग्राम में देखिए, इस डायग्राम से ज़्यादा समझ में आएगा। इस डायग्राम में हमने देखिए एक मैग्नेट लिया हुआ है, दिस इज़ अ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट से निकलने वाली जो रेज हैं, दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और इनकी जो टोटल काउंटिंग है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स एक कॉपर का कॉइल या किसी भी कॉइल के ऊपर जब पड़ता है, ठीक है, तो ईएमएफ इंड्यूस होता है। ईएमएफ का मतलब क्या होता है? ईएमएफ होता है वोल्टेज, ठीक है। वो वोल्टेज जब हम सर्किट के अंदर सेल को यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, तो सेल में एट दैट टाइम कितना वोल्टेज है, दैट इज़ द ईएमएफ, ठीक है। अगर ईएमएफ पैदा होगा तो करंट भी पैदा होगा, ठीक है। तो किन कंडीशंस के अंदर ईएमएफ पैदा होगा, ये हम अभी नेक्स्ट स्टडी करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, अगर इस चैप्टर को आपने थॉरोली स्टडी करना है तो बस एक कॉन्सेप्ट को याद कीजिए। द की पॉइंट टू स्टडी दिस चैप्टर इज नेचर वांट्स नो चेंज। मतलब इसमें जो भी चेंज हो रहा है, ठीक है, किसी भी कारण चेंज हो रहा है, उसके उल्टा आपको काम करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं वो कैसे। देखिए फर्स्ट केस में अभी मैंने बुलाया, जो आपको बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है, ठीक है। ये बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट से निकलने वाली दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, या इसकी टोटल काउंटिंग को क्या बोलते हैं हम? मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। आप शब्द यूज़ करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स इस कॉपर की कॉइल पे लिंक कर रहा है, मतलब इस पर पड़ रहा है। तब भी यहाँ पर देखिए कोई भी वोल्टेज इंड्यूस नहीं हुआ, कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं हुआ, कोई भी करंट इंड्यूस नहीं हुआ। कारण क्या है? जो वेलोसिटी है, मतलब ना तो ये मोशन में है ना ही कॉइल मोशन में है, तो वेलोसिटी यहाँ पर ज़ीरो है। अब सेकंड केस के अंदर क्या हो रहा है? अब मैं ये वाला मैग्नेट इधर को राइट हैंड साइड को मूव करने जा रहा हूँ, ठीक है। जैसे ही मैंने ये मैग्नेट को इस साइड मूव किया तो मूव करने पे क्या होगा? तो अब देखिए फ्लक्स फिर से निकल रही है, दीज आर द मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस। ये मैग्नेटिक फ्लक्स फिर से इसी कॉइल पर पड़ रही है, बट इस टाइम ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन है ये बार बार चेंज हो रही है। देखिए हाईलाइटेड पॉइंट क्या, चेंज हो रही है, वेरी कर रही है, वेरिएबल है। तो जब भी किसी भी कॉपर की कॉइल के ऊपर या किसी भी कंडक्टिंग कॉइल, ठीक है, किसी भी कंडक्टिंग कॉइल के ऊपर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, तो उसके चेंज होने पर ही ईएमएफ इंड्यूस होता है, वोल्टेज इंड्यूस होगा। तो इस केस में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा ई के बराबर, करंट आ जाएगा, कंसीडर कर लीजिए आई के बराबर। अगर करंट आ गया तो यहाँ पर देखिए गैल्वेनोमीटर लगा रखा है, तो गैल्वेनोमीटर आपको डिफ्लेक्शन दे देगा। फर्स्ट केस में गैल्वेनोमीटर बिल्कुल ऐसे सीधा था, इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, ठीक है। पर इस केस में डिफ्लेक्शन आ गई, क्यों? क्योंकि इसमें करंट आ गया। अब बात यह है, क्या सिर्फ मैग्नेट को ही कॉइल के पास मूव करने में करंट आएगा या वोल्टेज आएगी, ईएमएफ आएगी? तो आंसर है देखिए दोनों तरीके से आ सकती है। या तो आप मैग्नेट को कॉइल की तरफ मूव कर दें तब भी ये फ्लक्स चेंज होगा। दूसरी ऑप्शन क्या है? दूसरी ऑप्शन है कॉइल को मैग्नेट की तरफ ले जाएं तब भी फ्लक्स चेंज होगा। मतलब इन दोनों में एक रिलेटिव मोशन होना चाहिए। जब तक इन दोनों में से एक चीज़ मूव करती रहेगी तो इसमें ईएमएफ पैदा होता रहेगा। तो ये कंसेप्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं कि यहाँ पर अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण यहाँ पर वोल्टेज इंड्यूस हो गई है, तो उसकी वोल्टेज इंड्यूस होने से जो करंट आ रहा है उसका डायरेक्शन क्या होगा? करंट की डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो अभी मैंने आपको बताया, आपने क्या याद रखना है? नेचर वांट्स नो चेंज। तो देखिए जैसे ही ये मैग्नेटिक फ्लक्स इस पर पड़ती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस पर पड़ती हैं, तो नॉर्थ पोल कोशिश कर रहा है इसके पास आने की, ठीक है। जैसे ही नॉर्थ पोल इसके पास आएगा तो ये कॉइल क्या करे कि नॉर्थ पोल इसके पास ना आए, तो ऑटोमेटिकली कॉइल अपने अंदर एक नॉर्थ पोल को बना लेगा, ठीक है। अगर यहाँ पर नॉर्थ पोल बन गया तो इसको ये अपोज करेगा, बिल्कुल करेगा।
अगर इसको अपोज करेगा तो ये कंसेप्ट ठीक हो रहा है ना, नेचर वांट्स नो चेंज। तो ये कोई चेंज नहीं चाहता, ये कॉइल नहीं चाहती कि ये जो नॉर्थ पोल है इसकी तरफ आए। इसको अपोज करने के लिए यहाँ पर कौन सा पोल बन गया, नॉर्थ पोल बन गया। अगर यहाँ पर नॉर्थ पोल बन गया तो नॉर्थ पोल के अकॉर्डिंग कौन सी डायरेक्शन होगी करंट की, तो हमने ये दो कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं स्नो रूल। फर्स्ट इज अगर नॉर्थ पोल बनता है कहीं पर भी तो नॉर्थ पोल के कारण जो करंट की डायरेक्शन रहती है दैट इज़ द एंटी क्लॉकवाइज। अगर कहीं पे साउथ पोल बनता है तो साउथ पोल के कारण डायरेक्शन रहेगी क्लॉकवाइज। तो आपने याद रखना है। तो यहाँ पे देखिए नॉर्थ पोल बना, नॉर्थ पोल के कारण यहाँ पर जो डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन रहेगी दैट इज़ एंटी क्लॉकवाइज। तो ये यहाँ तक हमारा एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स से ईएमएफ को इंड्यूस करना, दैट कॉन्सेप्ट इज़ द मैग्नेटिक फ्लक्स। चलिए इसको थोड़ा और जानते हैं डिटेल के अंदर। अब इस केस के अंदर देखिए, अब इस केस में मैं क्या कर रहा हूँ, इस केस में अब मैं ये बार मैग्नेट को इससे दूर लेके जा रहा हूँ, कॉइल से काफ़ी दूर लेके जा रहा हूँ। अब क्या होगा, देखिए इसकी रेस तो पहली ऑलरेडी फर्स्ट केस में हमने देखा ऐसे इस पर पड़ रही थी, ठीक है। ये मैग्नेटिक रेस है जो कॉइल के ऊपर पड़ रही हैं। अगर मैं नॉर्थ पोल को इससे दूर लेके जाऊंगा, ठीक है, इस कॉपर की कॉइल से यहाँ पर दूर लेके जाऊंगा, तो क्या हो रहा है, तो ये जो नॉर्थ पोल है इससे दूर जा रहा है। पर हमने फिर वही बात क्या है, बात वही है, नेचर वांट्स नो चेंज। तो अब ये कॉइल क्या चाहेगा, कॉइल चाहेगा कि ये नॉर्थ पोल मेरे से दूर ना जाए, ठीक है। अब नॉर्थ पोल दूर नहीं जाएगा, तो दूर नहीं जाएगा तो इस कॉइल के अंदर कौन सा पोल बन जाएगा, तो आंसर है साउथ पोल बन जाएगा। तो साउथ पोल के अकॉर्डिंग देखिए क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज करंट आ रहा है ना, क्योंकि नॉर्थ पोल दूर कब नहीं जाएगा, अगर यहाँ पे साउथ पोल बन जाएगा। साउथ और नॉर्थ में क्या होती है, अट्रैक्शन होती है, तो अट्रैक्शन कारण ये इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। अगर आप नॉर्थ पोल इसके पास लेकर आओगे तो ये चाहेगा कि नॉर्थ पोल मेरे पास भी ना आए, तो उस वक्त ये नॉर्थ पोल बना लेगा, उस वक्त एंटी क्लॉकवाइज करंट आएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है ये समझ में आ गया, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण जो करंट इंड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं ये भी क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि ठीक है, ये बहुत बड़ी फिजिक्स के अंदर एक रिसर्च है कि एक मैग्नेट से बिजली को पैदा किया जा सकता है, एक मैग्नेट से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जा सकता है। आजकल इस कॉन्सेप्ट से हम जनरेटर चला रहे हैं, ठीक है। कई बार हमारे घर में लाइट नहीं होती, आप जनरेटर वगैरह लेके आते हो, तो जनरेटर इसी कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, ठीक है। उस टॉपिक पर भी आएंगे लेटर ऑन। अभी जिस इंसान ने ये टॉपिक हमें दिया है उसकी बात करते हैं, दैट इज़ द मिस्टर फैराडे, ठीक है जी। फैराडे लॉ की बात करते हैं। फैराडे लॉ ऑफ EMI, दैट इज़ नॉट अ इलेक्ट्रॉनिक मंथली इंस्टॉलमेंट, दैट इज़ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, थोड़ा याद रखना है, ठीक है। फैराडे का लॉ क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए फैराडे का फर्स्ट लॉ है। फैराडे ये कहते हैं कि जैसे ही, देखिए ये डेफिनेशन है, साथ साथ मैं डायग्राम में बता देता हूँ। फैराडे का फर्स्ट लॉ है, वेन एवर देयर इज चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स, जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी, ठीक है, टू द कॉइल, किसी भी कॉइल के साथ, तो कॉइल में EMF इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है, ओके। अगर EMF इंड्यूस होएगा तो उससे क्या फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा, दैट इज़ द फर्स्ट केस। करंट कब फ्लो करेगा, जब सर्किट क्लोज होगा। देखिए ये बिल्कुल क्लोज सर्किट है, बिल्कुल क्लोज बाउंड्री है, चारों तरफ से बंद है, ठीक है, दैट इज़ द क्लोज सर्किट। तो फर्स्ट लॉ हो गया, जब भी फ्लक्स चेंज होगी, फ्लक्स के चेंज होने से EMF इंड्यूस होगा, EMF इंड्यूस होने से अगर सर्किट क्लोज है तो उसमें करंट भी आएगा। फर्स्ट लॉ डन। अब सेकंड लॉ में क्या बताया जा रहा है, सेकंड लॉ में हमें बताया जा रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF। मैग्नीट्यूड होता है कितनी अमाउंट, कितना वोल्टेज जनरेट हो रहा है, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, कितना है ना। द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF अक्रॉस द कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। इसको समझिए, ये जो वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है कॉइल के अंदर, ये फ्लक्स पे डिपेंड करता है। डी का मतलब होता है चेंज, क्या चेंज हो रही है, मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जितना मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, जितना फास्ट चेंज होगा, उतना ज़्यादा EMF इंड्यूस होगा। पहला लॉ क्या था, सिर्फ मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से EMF आ रहा है, ठीक है, करंट आ रहा है, ओके। अब दूसरा लॉ क्या है, जितना ज़्यादा फ्लक्स चेंज होगा, जितना फास्ट फ्लक्स चेंज होगा, उतना ज़्यादा यहाँ पर EMF आएगा। एग्जाम्पल के लिए देखिए, मान लीजिए ये एक मैग्नेट है, ये जो मेरे हाथ में पेंसिल है ये मैग्नेट है, इसका साइज़ थोड़ा छोटा है।
अगर इससे मैं किसी कॉइल के अंदर, अगर यहाँ पे कॉइल लेकर आऊँ, उसको ऐसे मूव करूँगा विद रिस्पेक्ट टू कॉइल, तो ये कुछ ना कुछ अमाउंट जो है उसमें कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस कर देगा, ठीक है। अब इसकी जगह अगर मैं थोड़ा बड़ा मैग्नेट लेकर आता हूँ, मान लीजिए दिस इज़ द सेकंड मैग्नेट, देखिए इसका साइज़ बड़ा है, ये मैंने पहले यूज़ किया था, आप इनको मैग्नेट की तरह एक्ट करते हैं। ये पहले मैग्नेट आया था और ये वाला मैग्नेट दूसरा है, ये मैग्नेट छोटा है और ये मैग्नेट बड़ा है, और यहाँ पर एक ऐसे कॉइल है। अगर इस कॉइल के रिस्पेक्ट में मैं दोनों को मूव करता हूँ तो ज़्यादा कौन ईएमएफ इंड्यूस कर सकता है, ये वाला, क्योंकि इससे मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन एक तो ज़्यादा आएंगी, ठीक है। और दूसरा किस पे डिपेंड करता है, स्पीड पे, जितना ज़्यादा आप स्पीड से इसको चेंज करते जाओगे उतना ज़्यादा ईएमएफ आएगा, ठीक है। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा सेकंड लॉ भी। चलिए अब इसकी थोड़ी कैलकुलेशन देखते हैं। जैसे ही हम यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे, साइन हटाने पे एक कांस्टेंट लगेगा, दैट कांस्टेंट इज के इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, फैराडे का कांस्टेंट। नेगेटिव साइन क्यों लग रहा है स्टूडेंट्स, नेगेटिव साइन एक लेंस लॉ के नियम के कारण लग रहा है। ये लेंस लॉ क्या है, यहाँ पर देखिए, जब मैं यहाँ पर नॉर्थ पोल को दूर लेकर जा रहा था तो यहाँ पर कौन सा पोल जनरेट हो गया, साउथ, क्योंकि कॉइल चाहती है कि नॉर्थ पोल मेरे से दूर ना जाए। अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब मैं नॉर्थ पोल इसके पास में लेकर आ रहा था तो कॉइल ने यहाँ पर नॉर्थ पोल बनाया है, क्योंकि कॉइल चाहती थी कि मेरे पास नॉर्थ पोल भी ना आए। मतलब ये हमेशा ओपोजिट नेचर का मतलब फॉलो करता है, नेचर वांट्स नो चेंज, ठीक है। तो जो चेंज हो रहा है उसको अपोज करेगा। तो ये जो अपोज करने की प्रक्रिया है, जो अपोज करने की ताकत है, उसके कारण यहाँ पर एक नेगेटिव साइन लगता है, ठीक है। तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ हमेशा नेगेटिव होता है। अब देखिए फ्लक्स, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फील्ड इनटू एरिया। कौन सा फील्ड, बी है, मैग्नेटिक फील्ड, ए इज एरिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा के इज फैराडे कांस्टेंट। तो यहाँ पर होगा फैराडे के लॉ। आगे हम अगर डॉट प्रोडक्ट ब्रेक कर देंगे, ये देखिए अगर डॉट प्रोडक्ट ब्रेक करते हैं तो यहाँ पर कौन सा एंगल लगता है, तो आंसर है कॉस थीटा लगता है। तो ये आ जाएगा यहाँ पर कॉस थीटा, ठीक है। तो माइनस किए डी अपॉन डी टी, डॉट प्रोडक्ट को हटाएंगे, कॉस थीटा लग जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए एक हमको क्या बोलते हैं, एरिया वेक्टर। अब थोड़ा सा इसके एग्जांपल्स को समझते हैं। देखिए ये फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस में मान लीजिए ये एक कंडक्टिंग कॉइल है, ठीक है, कोई भी कंडक्टर है, और इसके रिस्पेक्ट में यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही हैं, ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड लाइन का। तो इस केस में ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा, अभी भी हमने ईएमएफ का फॉर्मूला पढ़ा है। ये क्या होता है, दैट इज़, अगर हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ईएमएफ की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो इस केस में हम देखेंगे तीनों केसेस के अंदर, इस केस के अंदर जो है फ्लक्स मैक्सिमम आती है। तो यहाँ पर देखिए जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, अगर कांस्टेंट को छोड़ दें तो वो डिपेंड कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड, एरिया वेक्टर एंड एंगल बिटवीन दैम, इस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। किस किस चीज़ का ये एंगल है, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही हैं जैसे अभी मैंने आपको बताया, और ये एक कोई कंडक्टिंग कॉइल है, ठीक है, जिसका एरिया वेक्टर किधर को होगा, हमें पता है एरिया वेक्टर जो होता है हमेशा परपेंडिकुलर होता है सरफेस के। ये क्या एग्जांपल है, ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जैसे यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, 4 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। ये 4 की 4 मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसी एरिया का कॉइल को ऐसे काटती हुई जा रही हैं, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही काटेंगी तो ये कुछ ऐसा पिक्चर इसका बन के आएगा, ठीक है। तो ये हो गया एरिया वेक्टर। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा, मैग्नेटिक फील्ड एरिया, अब एंगल कितना है, ठीक है, एंगल की बात करते हैं। एंगल है, देखिए मैग्नेटिक फील्ड किधर को है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एरिया वेक्टर किधर, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। एंगल कितना होगा, तो एंगल होगा 0 डिग्री। अगर मैं यहाँ पे फिल करूँगा cos 0, तो cos 0 की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो दैट इज इक्वल टू बी इंटू ए। तो ये सबसे ज़्यादा ईएमएफ इसमें इंड्यूस होगी, दैट इज इक्वल टू माइनस बी इंटू ए। दूसरे केस में देखते हैं। दूसरे केस में देखिए मैंने यहाँ पर जो ईएमएफ इंड्यूस होता है पहले वो किस किस पे डिपेंड करता है, एक तो मैग्नेटिक फील्ड, या तो आप मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कर दीजिए तब ईएमएफ जो इंड्यूस होगा वो ज़्यादा होगा। दूसरा वो एंगल पे डिपेंड करता है ना, एंगल पे क्या है ना। तो यहाँ पर देखिए इस बार मैंने इस कॉइल को सीधा रखने की बजाय थोड़ा टेढ़ा कर दिया ऐसे, तो ये कुछ एंगल बना रहा है, कितना एंगल बना रहा है, तो इसका एंगल हमें देखना होगा। सो दीज आर अगेन 4 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जिसको मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ से जा रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स,
ओके। और एरिया वेक्टर किधर को है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, तो ये वाला एंगल नहीं आएगा, यहाँ पर थोड़ा सा करेक्ट करते हैं, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और ये कॉइल जितना टेढ़ा हुआ है उस पर 90 डिग्री का एंगल, दिस इज द एरिया वेक्टर। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा दिस इज थीटा, ठीक है। अब आप देख सकते हैं ये जो एंगल है ये एंगल इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। ये एंगल हो सकता है 30 डिग्री हो, 40 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, ठीक है। अब जब एंगल जीरो था, हमें कॉस की वैल्यू पता है क्योंकि ईएमएफ जो इंड्यूस होती है कॉस के एंगल पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो हमको पता है अगर कॉस जीरो की बात करें तो कॉस 0 डिग्री 1 होता है और कॉस 90 डिग्री कितना होता है, 0 होता है। तो एंगल के बढ़ने पे कॉस की वैल्यू कम होती है, तो यहाँ पर एंगल 0 डिग्री था तो यहाँ पर ईएमएफ मैक्सिमम थी। यहाँ पर एंगल बढ़ गया है, कंसीडर दिस इज द 30 डिग्री कि 30 डिग्री तक मैंने कॉइल को झुकाया है, तो कॉस 30 की पुट करने पे जो रिजल्ट आएगा वो कम आएगा। इस केस में ईएमएफ कम आएगा कंपेयर टू केस नंबर फर्स्ट। अगर मैं थर्ड डायग्राम की बात करता हूँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये है डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, ठीक है। तो ये हमने कॉइल रखा हुआ है, तो इसमें एरिया वेक्टर, कॉइल का एरिया वेक्टर क्या होगा, तो इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा, ऐसे नीचे सरफेस के परपेंडिकुलर। अब ये एंगल कितना है मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में, तो आंसर है 90 डिग्री। और cos 90 क्या होता है, फिर से ईएमएफ का फॉर्मूला लिखेंगे, इट इज मी ए कॉस थीटा, और cos 90 कितना हो जाएगा 0। तो इस केस में कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। तो पहले वाले केस में सबसे ज़्यादा ईएमएफ था, दूसरे वाले में कम, और तीसरे वाले में सबसे कम, ठीक है। और इसको थोड़ा सा देखिए, और क्या इसमें हम एलेबोरेट कर सकते हैं, ये कौन सी कंडीशन है, ये वाली कंडीशन कौन सी है, ये कुछ कंडीशन ऐसे ही है। ये है 4 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। इसमें कॉइल को ऐसे रखा गया है, मतलब ये जो कॉइल है इन लाइंस को काट ही नहीं रही है, देखिए इसके बीच में से ऐसे निकलते जा रही है, ठीक है। और ये जो फर्स्ट वाला केस था, ये देखिए ये फर्स्ट वाला केस है, इसमें हमने कॉइल को ऐसे रखा हुआ, तो कॉइल ये बिल्कुल काट रही है, ठीक है। जैसे हमारे घर में जो साग काटने वाला मशीन होता है ना, ऐसे इसको साग काट देते हैं, सब्जी काट देते हैं, ठीक है। तो छुरी से जैसे आप सब्जी को काटते हो तो फ्लक्स सबसे ज़्यादा चेंज होता है, इसमें मैग्नेटिक सॉरी ईएमएफ जो है सबसे ज़्यादा आएगा, इंड्यूस होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक कर रहा है इसमें। इस केस में क्या है, इसमें सबसे कम लिंक कर रहा है, क्योंकि ये होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और ये कॉइल कुछ इस तरह से है, देखिए ये काट ही नहीं पा रहा, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को नहीं काट पा रहा, तो ईएमएफ कोई इंड्यूस नहीं होगा। अब इस वीडियो का लास्ट टॉपिक दैट इज़ द लेंज लॉ। लेंज लॉ वही है जब हमने फैराडे का सेकंड लॉ पढ़ा था, जो ईएमएफ इंड्यूस करता है उसमें क्या आता है, दैट इज माइनस d/dt ऑफ फ्लक्स। जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने पे ईएमएफ इंड्यूस होता है। नेगेटिव साइन क्यों लगता है, क्योंकि लेंस कहते हैं, नेगेटिव साइन इसलिए लगता है क्योंकि जब मैं यहाँ पर एक बार मैग्नेट को साउथ पोल और नॉर्थ पोल इसको एक कॉइल के पास लेकर गया था, तो अगर मैं नॉर्थ पोल को कॉइल के पास लेके जाता हूँ तो यहाँ पर नॉर्थ पोल इंड्यूस होता है, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। तो देखिए अब इसकी स्टेटमेंट को इस डायग्राम से रिलेट करें, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस इन अ सर्किट। ये जो क्लोज सर्किट है, इस सर्किट में जो भी करंट आएगा एंटी क्लॉकवाइज आएगा, ठीक है। इंड्यूस इन अ सर्किट ऑलवेज फ्लोज इन सच अ डायरेक्शन। इस करंट की डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, डायरेक्शन दैट इट अपोजेज द चेंज। ये उस चेंज को अपोज करेगी। कौन सा चेंज था, नॉर्थ पोल का था, नॉर्थ पोल इसके अंदर एंटर करने की कोशिश कर रहा है, नॉर्थ पोल की फील्ड एंटर करने की कोशिश कर रही है। इट अपोज द चेंज और द कॉज, वो कारण, दैट प्रोड्यूसेस इट, वो कारण जो इसके अंदर ईएमएफ प्रोड्यूस कर रहा है उस कारण को अपोज कर रहा है। तो ये नेगेटिव साइन, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ लेंस लॉ, ठीक है। इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन देखिए अब ये कहानी आपको समझ में आ गई, ठीक है, कि ये मैग्नेट है, इसको कॉइल के पास लेकर जाएंगे तो यहाँ पर एक नॉर्थ पोल बन जाएगा। यहाँ तक कहानी हमें समझ में आ गई। अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, मान लीजिए ये वाला पोर्शन नहीं है, इधर वाला पोर्शन नहीं है, आपके पास सिर्फ इतनी सी डायग्राम है, तो जैसे ही ये इधर आएगा तो करंट कैसे चलता है, नॉर्थ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। आपसे पूछा क्या जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि आउट ऑफ ए एंड बी विच इज़ नेगेटिव एंड विच इज़ पॉजिटिव। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ठीक है, करंट हमेशा कहाँ से चलता है, पॉजिटिव टर्मिनल से घूम के नेगेटिव टर्मिनल तक चलेगा।
तो ये क्या प्लस से चलता हुआ माइनस की तरफ आ गया, तो आप लिख देंगे ए को प्लस और बी को नेगेटिव। ये गलत हो जाएगा, कैसे? क्योंकि करंट की डायरेक्शन कौन सी होती है? करंट की डायरेक्शन होती है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। तो यहाँ पर जितने भी पॉजिटिव चार्जेस होंगे ये यहाँ से चल के यहाँ पर रुक जाएंगे, तो सारे का सारा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा, बी पॉजिटिव बन जाएगा और ए नेगेटिव बन जाएगा। ये एक ओपन सर्किट है, ये ए और बी आपस में कनेक्टेड नहीं है, तो ये ओपन सर्किट में बी पॉजिटिव और ए नेगेटिव, ये कैसा बन गया? तो ये एक सेल बन गया, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर एक पोटेंशियल डेवलप हो चुका है, वोल्टेज का डिफरेंस, पोटेंशियल का डिफरेंस। तो जिस चीज़ में पोटेंशियल का डिफरेंस होता है वो कंडक्टर क्या कहलाता है? सेल ही तो कहलाता है, ठीक है। अब ये देखिए मैंने नीचे की सर्किट डायग्राम बना रखी है, इस डायग्राम में देखिए ये मैंने सेल कनेक्ट किया हुआ है एक नॉर्मल रेजिस्टेंस के साथ। तो करंट का डायरेक्शन क्या होता है? दैट इज प्लस टू माइनस, पॉजिटिव से नेगेटिव। पर सेल के अंदर देखिए, सेल के अंदर कैसे करंट जा रहा है? तो सेल के अंदर जा रहा है माइनस से प्लस की तरफ, तो ये सेल है, सेल के अंदर करंट जाएगा माइनस से प्लस की तरफ। अब मैं सेल्स को यहाँ पर एक बाहर से एक्सटर्नल सर्किट कनेक्ट करता हूँ, दिस इज द एक्सटर्नल सर्किट। अब यहाँ पर यही एक्सटर्नल सर्किट मैंने यहाँ पर लगा के आपको दिखाया हुआ है, दिस इज द एक्सटर्नल सर्किट। इस एक्सटर्नल सर्किट में डायरेक्शन क्या होगी? तो एक्सटर्नल सर्किट में होगी पॉजिटिव से नेगेटिव, दैट इज पॉजिटिव से नेगेटिव। तो ये हो गया हमारा डिटेल कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, कैसे इंड्यूस होता है, और डायरेक्शन कॉन्सेप्ट, ठीक है, करंट की डायरेक्शंस क्या होती है, ये यहाँ तक हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, दैट इज द नेक्स्ट टॉपिक मोशनल ईएमएफ, पर इसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे।